हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए आपका जो पेपर हुआ था परीक्षा से पूर्व, आपकी परीक्षा आने वाली है, यानी वार्षिक परीक्षा आपकी आने वाली है। तो आपकी परीक्षा से पूर्व आपके लिए दो दो सेट आए थे। तो मैं आपके लिए आज सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th, और इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024। ये आपने दो दो सेट आपको मिले थे विद्यालय से, और ये आप इन प्रश्नों को हल कर चुके होंगे, और इसके मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है, तो आप इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, ये आपका सेट ए है जी, और सॉल्यूशन मैंने हल किया है इसका। 2 अंक वाले सभी प्रश्न इसमें अथवा सहित मैंने इनमें शामिल किए हैं। तो आपको परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न करना है, लेकिन मैंने अभी आपके लिए दोनों ऊपर वाला और उसके अथवा वाला प्रश्न दोनों का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th, ठीक है, और इसमें 2 अंक वाले सभी प्रश्नों का मैंने आपके लिए हल किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पर ये सेट है जी आपका। इसमें पूछा गया था आपका हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से, आप देख सकते हैं उत्तर से, उत्तर दिशा से दक्षिण के क्रम में बताइए। यानी कि हिमालय जो पर्वत है, तो उसके उसको 3 भागों में बांटा गया है हिमालय पर्वत को। तो उसके आपके उत्तर से दक्षिण के क्रम में नाम बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उत्तर, देखिए यहाँ से हिमालय के 3 प्रमुख विभाग निम्न है, ठीक है। पहला है, देखिए सबसे पहले हमारे जो उत्तर वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलना है। तो जो सबसे उत्तर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं महान हिमालय, और या आंतरिक हिमालय, ठीक है, और अथवा हिमाद्री। यानी उसके कितना नाम है? 3 है, ठीक है। ये पर्यायवाची आपस में। और इसमें इसके बाद में हम आएंगे दक्षिण की तरफ, तो हमारा दूसरा बीच का भाग पड़ेगा हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है। और इसके बाद में और हम चलेंगे दक्षिण की तरफ, तो इसमें तीसरा है शिवालिक, ठीक है। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे ऊपर वाली श्रृंखला, उत्तर वाली श्रृंखला है उत्तर दिशा वाली, तो उसको कहते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, ठीक है। दूसरा बीच वाला हिस्सा उसको कहते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा हिस्सा है उसको कहते हैं शिवालिक। यानी जो 12 वाली श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें दोनों प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो इसमें केवल आपको परीक्षा में एक ही करना है, या तो इसको करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, ठीक है। अथवा वाला है तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये नहीं आ रहा तो आपको फिर नीचे वाला हल करना है, तो फिर ऊपर वाला नहीं करेंगे। यानी परीक्षा में आपको दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है उसी को हल करना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए अभी दोनों प्रश्नों को हल किया है। दूसरा क्वेश्चन था अपना अथवा 6 का अथवा था अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा की जगह क्या लगाना है? मालवा का पठार लगाना है, मालवा लगाना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए अरावली, ये पूरा लिखना है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा हटाना है, इसकी जगह क्या लगाना है? मालवा, ठीक है। तो ये पूरा उत्तर आपका पूरा हो जाएगा, मालवा और का, ठीक है, मालवा का इतना लगाना है, ठीक है। मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। तो कौन सा की जगह क्या लगाना है? आपको मालवा का लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इससे, यानी अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों
में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर अपन छोटा सा अपनी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा हटाएंगे प्रश्न में से और इसकी जगह उत्तर में से क्या लगा देंगे? मालवा का, और जो पूरा जैसा आप देख सकते हैं वैसा लिख देंगे। और इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह आपको क्या लगाना है? पूर्ण विराम यानी डंडा लगाना है। ठीक है, पूर्ण विराम आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर इसको चिन्ह को चेंज करते हुए आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आगे देखिए, आगे ये दोनों क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 7 नंबर का है क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना क्या है? ये सेट चल रहा है आपका, आप देख सकते हैं ये 2 अंक मैंने सामने भी इसके सम्मुख इसके दर्शाए हुए हैं। तो नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यानी गंगा नदी के संरक्षण के लिए इस योजना को चलाया गया था। इसमें देखिए, इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं। ठीक है, यानी गंगा कौन सी नदी? हमारी राष्ट्रीय नदी है। और इसमें गंगा से संबंधित, गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित 2 उद्देश्य की पूर्ति इसमें करना है। पहला उद्देश्य क्या है? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। ठीक है, पहला उद्देश्य हो जाएगा। इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, तथा दूसरा उद्देश्य क्या है? इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूर्ण किया जा सके। तो इसके गंगा नदी जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, उसके संरक्षण के लिए आप देख सकते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? एक तो प्रदूषण, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, और दूसरा उद्देश्य है इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूर्ण किया जा सके। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे वाला, यहाँ पर देखिए नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, इनमें से 2 क्वेश्चनों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, हो सकता है दोनों ही आ जाए। ठीक है, इसमें देखिए नमामि देवी नर्मदे क्या है? तो यहाँ पर देखिए उस उत्तर इसका नर्मदा नदी के संरक्षण माने क्या होता है? बचाना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। यानी कि जो नर्मदा नदी है उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की है। उसका नाम क्या है? नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए, एक तो ऊपर वाला और इसके अथवा वाला। ठीक है, तो आपको केवल एक ही प्रश्न करना है इनमें से परीक्षा में, जो वार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है। अगला क्वेश्चन था आपका 8 नंबर पर थे ये सेट में, भारत में चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। यानी भारत के कौन कौन से चक्रवात प्रभावित राज्य हैं, उनके नाम हमें लिखना है, कोई 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यानी पश्चिम बंगाल किससे लगा हुआ है? बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। बंगाल की खाड़ी क्या है? समुद्र है। तो ये दोनों हमारे जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा चक्रवात प्रभावित राज्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? जेट पवने या जेट स्ट्रीम। जेट पवने या जेट स्ट्रीम एक ही बात है। तो या तो आपका क्वेश्चन आएगा जेट स्ट्रीम क्या है या जेट पवने क्या है, कोई भी आ सकता है, क्या है। ठीक है, तो इनमें से कोई नाम से आ सकता है। तो इसमें देखिए इसका आंसर ए एक सक्रिय पट्टी में स्थित चोम मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, इनकी ये बहुत ही ऊंचाई पर चलती हैं। एक सक्रिय पट्टी में, सक्रिय माने क्या होता है? सक्रिय,
पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। तो 9 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो इनमें से केवल आपको परीक्षा में एक ही हल करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 9 नंबर पर मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक वर्ष में, उत्तर देखिए यहाँ से, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, या जन्म दर कहते हैं। जन्म दर का भी आ सकता है या मृत्यु दर। ठीक है, इनमें से 2 क्वेश्चन निश्चित आ सकते हैं। अब इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। आगे देखिए, प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, प्रवास क्या होता है, रहना। ठीक है, प्रवास क्या होता है, आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, उसको प्रवास कहते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है, प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो उत्तर देखिए, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि लिंग, उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। ठीक है, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। यानी कि हमारे जो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में, यानी कि शहरों ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, नगरीय प्रवास के लिए चले जाते हैं, यानी शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो शहरों की जनसंख्या दिनादिन उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, नियमित वृद्धि हो रही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आगे देखिए, ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन इनको आपको तैयार करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वन विनाश किसे कहते हैं। तो मैंने सरल परिभाषा इसकी बनाने का प्रयास किया है। इसमें देखिए उत्तर देखिए, वनों के वन विनाश किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखिए, वनों के लुप्त या समाप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। तो आपको छोटा सा उत्तर इतना दे देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें आगे भी इसके नंबर दिखाए हुए हैं। तो वनों क्या लिखेंगे इसका उत्तर, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं, या वनों के समाप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, लेकिन आपको केवल एक ही करना है, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला, दोनों में से एक ही करना है। ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे, तो दोनों में से एक करना है। तो आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन स्लीपर से क्या आशा है। तो आपने रेल की पटरियाँ जरूर देखी होंगी। तो रेल के जो नीचे पटरियों के नीचे लगा रहा था उसको हम स्लीपर कहते हैं। ठीक है, जो पटरियों को देखिए क्या करता है जी, उत्तर देखिए, रेल की पटरी के आर पार, यानी कि रेल की पटरी होती है, उसके आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब लकड़ी कम है, इसलिए हमारे जो स्लीपर लोहे के और काय के बनने लगे हैं, सीमेंट के बनने लगे हैं। ठीक है, लेकिन पहले उस समय जब पहले बहुत समय पहले की बात है, उस समय क्या लकड़ी के जे स्लीपर बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है आपका, बंजारा समुदाय कहाँ कहाँ रहते हैं, यानी बंजारा जो समुदाय होता है, समाज होता है, वो कौन कौन से राज्यों में निवास करता है। तो ये पूछा गया है इसमें प्रश्न में। तो इसका आंसर देखिए, बंजारा समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश,
पंजाब, मध्य प्रदेश व राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो 4 राज्यों में मुख्य रूप से बंजारा समुदाय के लोग रहते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, एक पंजाब और मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन आपका अथवा वाला, प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो उस समय की बात है जब हमारा देश उस समय हमारी बहुत सारी जमीन परती डली हुई थी। प्रतिभूमि माने उस पर कुछ कृषि कार्य नहीं होता था, उस समय की इस बात हो रही है। ठीक है। उत्तर देखिए, प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें निम्न है। पहले तो नंबर 1, गैर कृषि भूमि चरागाहों से छीनकर खास लोगों को दे दी गई। यानी कि चरागाह जो पशुओं को चराते थे, गैर कृषि भूमि का मतलब क्या होता है, जिसमें कृषि कार्य नहीं होता था। ठीक है। वो पहले चरागाह माने जो पशुओं को चराता था उसको चरागाह कहते हैं, उनसे छीनकर कुछ खास लोगों को दे दी गई। दूसरा है, कुछ चरागाहों को नए क्षेत्र में भेजकर गांव का मुखिया बनाया गया। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है, जिन्हें भूमि दी गई उन खास लोगों को वहां रहने, कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अनेक प्रकार की उनको छूट दे दी गई। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान क्या है। ठीक है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है या काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है या कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, संघीय सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, संघीय सरकार को आमतौर पर केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी केंद्र की सरकार होती है उसको हम संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है। तो संघीय सरकार को आमतौर पर केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है या केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली से कार्य करती है। जो केंद्र की सरकार होती है वो कहाँ से कार्य करती है? दिल्ली से कार्य करती है। तो इसमें मुख्य रूप से संघीय सरकार किसे कहते हैं? तो यहाँ तक आप लिख देंगे, यहाँ तक, तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, संघीय सरकार को आमतौर पर केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, आम चुनाव क्या होते हैं। ठीक है, लिखिए। तो इसमें आम चुनाव क्या होते हैं, लिखिए। ठीक है, आम चुनाव क्या होते हैं? आपने चुनाव करते हुए आपके आसपास के लोगों को जरूर देखा होगा। जब चुनाव होते हैं उस समय यानी कि वोट डालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसका उत्तर देखिए, आम चुनाव क्या होते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी कि 5 साल बाद क्या होता है, प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। यानी लोकसभा और विधानसभाएं क्या हो जाती है, भंग हो जाती है 5 साल के बाद में। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल से अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, उपचुनाव क्या है, लिखिए। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए हमारे जो क्षेत्र में या तो कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए या कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देता है, उस समय ये
सीट खाली हो जाती है। तो देखिए इसमें लिखा है, उसमें परिभाषा देखिए, किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए हुए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यानी कि जब हमारे किसी क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, या तो मृत्यु हो जाए या उसने अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो वह सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। उसके बाद में जो खाली हुई सीट के लिए जो चुनाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम उपचुनाव कहते हैं। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है 14 नंबर का, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी भारत की जो संविधान सभा थी उसके द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है, और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ठीक है, पूरी स्वतंत्रता या आज़ादी है। ठीक है, अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखिए। तो उत्तर देखिए इसमें, अनुच्छेद 32 आर्टिकल, अनुच्छेद को क्या कहते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कि हमारे जो संविधान में 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, यदि हमारा किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, छोटे किसान किसे कहते हैं। तो किसान आपने ज़रूर सुने होंगे, जो हमारे अन्नदाता होते हैं, यानी जो हमारी फसलें उगाते हैं उनको हम किसान कहते हैं। तो छोटे किसान किसे कहते हैं, इसमें पूछा गया छोटे किसान किसे कहते हैं। तो छोटे किसान क्या होते हैं, जिनके पास ज़मीन कम होती है। ठीक है, तो वे किसान जो अपने खेतों में अपने परिवार के साथ काम करते हैं छोटे किसान कहलाते हैं। यानी वे किसान जो अपने खेतों में अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें यानी छोटे किसान कहलाते हैं। जो किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में काम करते हैं उसे छोटे किसान कहलाते हैं। इनके पास भूमि बहुत ही कम होती है, इसलिए उनका परिवार भी पूरा और खुद भी पूरा किसान उसमें लगा रहता है। अगला क्वेश्चन, मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। तो इनके पास क्या ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, तो ये काम कराने के लिए क्या करते हैं, दूसरे लोगों को मजदूरी काम पर अपना लगा देते हैं। तो उत्तर देखिए, वे किसान जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर लगाते हैं, क्या करते हैं, दूसरे किसानों को क्या करते हैं, किराए पर लगाते हैं, उन्हें मझोले और बड़े किसान कहते हैं। यानी कि वे किसान जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर लगाते हैं उन्हें मझोले और बड़े किसान कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका ए सेट चल रहा है, तो इसके दोनों मैंने अथवा सहित प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का रिवीजन बार बार करना है, तो 1-2 बार वीडियो को आपको ज़रूर से देखना है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता से क्या आशय है। निर्धनता माने क्या होता है, गरीबी। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं और बहुत सारी आवश्यकताओं को वो पूर्ण नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं, गरीब। तो इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे व्यक्ति जो अपनी
अपनी उपयोगी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं उसे निर्धन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो बहुत गरीब होते हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं या निर्धन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्य गरीब हैं उनके नाम हमें बताना है। तो भारत में सबसे गरीब राज्य कौन से हैं, देखिए, तो सबसे गरीब राज्य बिहार, बिहार के बाद में उड़ीसा, ठीक है, असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है, बिहार है। ठीक है, और इसके बाद में गरीब उड़ीसा, फिर असम का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। इसके बाद में मैंने भारत में सबसे अमीर राज्य इनके बारे में मैंने उल्लेख कर दिया यहीं पे। तो सबसे पैसे वाले राज्य कौन कौन से हैं, केरल है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा पैसे वाला धनी राज्य कौन सा है, केरल भारत का, हिमाचल, इसके बाद फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश, फिर दिल्ली है। ठीक है, तो इस प्रकार आप गरीब और अमीर राज्यों के बारे में आराम से इसमें से लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन दोनों सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जीवन का आधार है। ठीक है, यानी खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाने के लिए जो अनाज होता है, पैदा होता है, खाद्य सुरक्षा जीवन का क्या है, आधार है, यानी खाद्य खाने से ही हमारा जीवन चलता है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोगों के भरण पोषण के लिए एवं उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है मुख्य उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य हैं कि प्राकृतिक, ऐसे मान के चलो कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आ गया कहीं भी, या सूखा पड़ गया किसी राज्य में, या बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, फसलों के खराब होने की स्थिति में इतना अवशेष खाद्य पदार्थ रहना चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को समुचित मात्रा में खाद्य की आपूर्ति हो सके। यानी कि दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, यानी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, या कोई फसल खराब हो जाएगी, उस स्थिति में भी हमारे पास इतना खाद्यान्न होना चाहिए जिससे कि आपदा से जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनकी समुचित मात्रा में खाद्य की आपूर्ति हो सके। और उसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए। तो बंगाल में जो 1943 में अकाल पड़ा था, तो इसमें देखिए बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन कौन से, खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक, श्रमिक माने क्या होता है, मजदूर, सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन हुए थे, खेतिहर मजदूर, मछुआरे, वनकर्मी, परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। 1943 में बंगाल के अकाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए। ठीक है, तो ये थे आपके 2 अंक वाले प्रश्न, और इन प्रश्नों को आपको सभी को अच्छे से रिवीजन करना है, लिख लिख के याद करना है। तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आपको 2-3 बार चला के देख लेना है। ठीक है, और इसके बाद में मैं बी सेट भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो ये थे आपके ए सेट वाले सामाजिक विज्ञान के 2 अंक वाले प्रश्न एवं उत्तर। लेकिन तुम्हें परीक्षा में आपको देखिए कक्षा 9th के विद्यार्थी ध्यान देते हैं, इसमें देखिए हर एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं। ऐसे 17 में कितने प्रश्न हैं, 2। तो इसमें से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, या तो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला अथवा वाला नहीं करेंगे, या ऊपर वाला नहीं आ रहा तुम पे, नीचे वाला आ रहा है तो इसको करेंगे। तो करना एक ही है। तो ये थी आपकी एक वीडियो महत्वपूर्ण। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद में बी सेट भी मैं आपके लिए 2 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।